कहाँ खिली आज़ादी की रंगत, कहाँ बजा व्यापार का राग। डॉलर की बेड़ी में बंधा हर देश हर आग। सिंहासन हो या सड़क का कोई मोड़, सत्ता की छाँव में चमकता डॉलर का जोड़। सियासत और पैसे की दुनिया में हर देश अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो सब पर भारी पड़ता है, और वो है अमेरिकी डॉलर। मैं हूं कौशलेंद्र कुमार, और ये डॉलर की कहानी है जो एक छोटे से देश के सिक्के से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। पहले ये बस अमेरिका का एक करेंसी था, लेकिन समय के साथ इसने दूसरे देशों को अपनी पकड़ में ले लिया, और आज डॉलर की ताकत इतनी बड़ी हो गई है कि दुनिया के कई हिस्सों में मुश्किलें पैदा हो रही है। मतलब डॉलर अलोन रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे गरीब देशों में महंगाई के लिए। आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है इसकी वजह से, और बड़े बड़े देशों को भी झुकना पड़ता है डॉलर की वजह से। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिकी डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? जब भी दुनिया में कोई बड़ा व्यापार होता है, चाहे तेल खरीदना हो या कोई और बड़ा सौदा, तो डॉलर सबसे पहले इस्तेमाल होता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। डॉलर की ये ताकत एक लंबी कहानी है जो लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल पहले शुरू होती है। आज दुनिया में लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा अमेरिकी करेंसी चल रही है, और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में यूज़ की जाती है। दुनिया के सभी देशों में देशों के जो विदेशी पैसे हैं उसमें से 59% पर अकेले अमेरिकी डॉलर का कब्जा है। लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा रही है जो बहुत सारे देशों को चुकानी पड़ी है। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता गया, वैसे वैसे कई गरीब देशों की मुश्किलें बढ़ती चली गई। मैं हूँ कौशलेंद्र कुमार, और ये कहानी है उस सफ़र की जब एक देश की मुद्रा पूरे दुनिया पर राज करने लगी और धीरे धीरे पूरी दुनिया को आर्थिक बंधक बना के रख लिया। थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर के इस डॉलर की हिस्ट्री को समझते हैं। डॉलर जो है 18वीं सदी में इसका सफ़र शुरू हुआ था। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के बाद 1792 में अमेरिका की जो कांग्रेस ने कॉइनेज एक्ट पारित किया, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया। तो इस तरह से डॉलर शुरू हुआ, लेकिन अगला कुछ समय तक डॉलर वैसे ही चलता रहा। मेन इसमें ट्विस्ट आता है 100 साल बाद। मतलब पहले तो जस्ट एक करेंसी था। लगभग 1912 ईस्वी में जब टाइटैनिक डूबता है, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो 1912 ईस्वी में जब टाइटैनिक डूबता है, उस टाइम जो बड़े बड़े बैंकर्स थे अमेरिका के, जैसे जेपी मॉर्गन, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, इन लोगों ने, जो दूसरे बैंकर्स थे, जो दूसरे रिच लोग थे, उनको टाइटैनिक में कैसे मरवा दिया था, ये जानने के लिए आप मेरा टाइटैनिक वाला वीडियो देखिए। तो उसके बाद जस्ट एक साल बाद, मतलब टाइटैनिक डूबा, उसमें उन्होंने अपने विरोधियों को, जो दूसरे बिजनेसमैन थे, उनको मरवा दिया जेपी मॉर्गन वगैरह ने। उसके जस्ट अगले साल अमेरिका में एक बैंक की स्थापना होती है, फेडरल रिजर्व बैंक की। अब आप बोलेंगे फेडरल रिजर्व बैंक है क्या? सुनने में लग रहा होगा फेडरल मतलब गवर्नमेंट का है। नहीं, ये एक प्राइवेट बैंक है जो अमेरिका का डॉलर छापती है। अब सोचिए आपको सुनने में कैसा लग रहा है। अमेरिका में डॉलर छापने वाली जो बैंक है वो एक प्राइवेट बैंक है। जैसे भारत में डॉलर छापती है भारत का सरकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसी हर कंट्री में है। जो गवर्नमेंट बैंक होती है, फेडरल या रिजर्व बैंक, वो छापती है नोट्स। लेकिन अमेरिका में उल्टा है। अमेरिका में जेपी मॉर्गन, रॉकफेलर, इन लोग का जो पर्सनल बैंक था, उसने डिसाइड किया कि वो नोट छापेगा पूरे अमेरिका के लिए। मतलब अमेरिका का पूरा नोट छापने का जो औकात है, कैपेबिलिटी है, वो एक प्राइवेट बैंक के पास है। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अमेरिका कितना डीप सिट में है। अमेरिका का नोट अमेरिका का सरकार नहीं छापती जैसे बाकी हर कंट्री में होता है। अमेरिका का नोट अमेरिका के प्राइवेट 2-3 फैमिलीज हैं, उनका जो प्राइवेट बैंक है वो छापती है। यहाँ से डॉलर की मसलिंग शुरू होती है दुनिया के साथ। 1914 में पहला नोट जो आया उसका नाम रखा गया डॉलर, मतलब पहला नोट छापा गया। उस टाइम जो महाद्वीपीय युद्ध, जो जिसको प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं, वो चल रहा था, जिसकी वजह से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब जैसे जो यूरोपीय ताकतें हैं, वो सोने की जगह डॉलर यूज़ करने लगी, क्योंकि अमेरिका बड़ी चालाकी से अपने आप को वैसे प्रेजेंट कर रहा था कि वो दोनों साइड से है, ब्रिटेन के साइड से भी है और दूसरे साइड से भी है। और इस तरह करके, चूंकि ये कंट्रीज तो आपस में लड़ रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी वगैरह कमज़ोर होते चले जा रहे थे, ब्रिटेन वगैरह, वहीं पर अमेरिका अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ था। डॉलर के जरिए ट्रेडिंग कर रहा था अमेरिका, खूब हथियार बेच रहा था इनको, दोनों साइड को कई बार, और दोनों साइड को बोल रहा था, समझा रहा था, सिखा रहा था कि भाई डॉलर में डील करो, डॉलर में डील करो, डॉलर में डील करोगे तो तुम लोग को नुकसान नहीं होगा। ऐसे कर करके अमेरिका ने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को डॉलर यूज़ करना सिखा दिया।
और क्लाइमेक्स तब आया है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, जब ब्रिटेन बुरी तरह से बर्बाद हो गया और ब्रिटेन का पाउंड जो है वो किसी लायक नहीं रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यहीं पे अमेरिका एंट्री मारता और डॉलर की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर दिया पूरी दुनिया में। और इस तरह से पाउंड को रिप्लेस करते हुए कोई भी करेंसी डॉलर को टक्कर देने वाला नहीं बचा और डॉलर का एक छत्र राज्य दुनिया पे कायम कर दिया अमेरिका ने। देखिए एक बात और समझ लीजिए, सोना सबसे इंपॉर्टेंट रहा है धरती पे। जब तक हम लोग कहीं मेटियोर पकड़ के अंतरिक्ष से लाखों करोड़ों टन सोना लेके नहीं आते हैं धरती पे, तब तक सोने की वैल्यू रहेगी। सोना एकमात्र धातु है जिसकी कीमत सदियों से नहीं घटी है। आप देखते होंगे देवताओं को भी सोना पहने हुए दिखाया जाता है, एलियंस को भी सोने के आभूषण पहने हुए दिखाए जाते हैं। इसका कारण है सोना एकमात्र धातु है जिसकी चमक फीकी नहीं पड़ती है। कितना भी समय इसको रख लो, कहीं भी रख लो, सोने की चमक एज इट इज रहती है। इसी वजह से बाकी हर धातु में कुछ ना कुछ इश्यू आता है, रिएक्शन की वजह से। आप केमिस्ट्री फिजिक्स यूज करके बता सकते हो क्यों आता है, बट उन सब चीज़ों को साइड रखिए। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, इस सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, इसीलिए सोने को हमेशा से ज़्यादा तवज्जो दिया गया है इतिहास में और आज भी दिया जाता है। तो आज भी जो कंट्रीज की औकात मेजर करने का तरीका था वो सोना था। आज से 100 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था। तभी आपने सुना होगा रावण के पास सोने की लंका थी। कभी सुना है चांदी की लंका थी, कभी सुना है यूरेनियम की लंका थी, कभी सुना है लोहे की लंका थी, तांबे की लंका थी। सोने के आभूषण थे, सोने के मंदिर थे, सोने को हमेशा तवज्जो दिया गया है। यहाँ भी सोना इंपॉर्टेंट है। डॉलर की कहानी में सोना की एंट्री ऐसे है कि पहले सारे कंट्रीज सोना रखा करते थे, मतलब जिस कंट्री के पास ज़्यादा सोना है वो कंट्री ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिच है। यहीं पे अमेरिका ने चालाकी किया। पहले 1947 तक अमेरिका ने दुनिया से खूब सोना मंगाया, ट्रेड कर करके। जैसे ब्रिटेन वगैरह भारत से सारा सोना लूट के गया था। ब्रिटेन के जो उचक्के थे, जो ब्रिटिश राज भारत में था, भारत के सारे सोना, भारत के पास दुनिया का आधा से ज़्यादा सोना हुआ करता था, सब लूट के ब्रिटेन ले गया। और ब्रिटेन वर्ल्ड वार में जब बर्बाद होने लगा तो ब्रिटेन वगैरह से सारा सोना अमेरिका लेके चला गया। यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया से छीन के लाया और अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज से छीन लिया ट्रेड के नाम पे। 1947 में टाइम ऐसा आया जब अमेरिका के पास दुनिया का 70% सोने का भंडार हो गया। सोचिए, दुनिया का 70% सोना सिर्फ अमेरिका के पास चला गया था 1947 में। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई क्योंकि मैंने अभी भी बताया सोना डिसाइड करता था कोई कंट्री या कोई पर्सन कितना पावरफुल है। आज नहीं, स्टार्टिंग में, इतिहास के स्टार्ट से देख लीजिए, जब से हम लोग की मेमोरी बनी है इंसानों की। यही वजह है कि अमेरिका अपने आप को एज ए मतलब अर्थव्यवस्था के मामले में भी अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बनाता हुआ चला गया, इस्टेब्लिश कर दिया सभी की नजरों में। और इसके बाद अमेरिका ने दिमाग लगाना शुरू किया कि अब चूंकि हमारे पास सबसे ज्यादा सोना है तो हम डॉलर की मसलिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, इससे पहले एक चीज और जान लीजिए। एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में समझिए। 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 44 देश आए थे। अभी वर्ल्ड वार चल ही रहा था। इन लोगों ने मिलके कुछ डिसाइड किया। इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हर कोई अपना अपना करेंसी, हर कंट्री के पास, ऐसे नहीं चल सकता है। तो इस करेंसी को ना ऐसा करते हैं, सोने से पहले कनेक्टेड होता था। यहाँ पे अमेरिका ने चालाकी करी ये बोल करके कि भाई एक काम करते हैं, हम ना डॉलर को सोने के साथ पेग कर देते हैं। और डॉलर को सोने के साथ पेग किया हुआ था $35 पे। मतलब जो एक तोले सोने की कीमत थी उस टाइम में वो थी $35। ये अमेरिका ने फिक्स करवाया इन लोगों के साथ बैठ करके। और अमेरिका ने इनको ये पट्टी पढ़ाया कि अब जैसे तुम मान लो एक तोला सोना रखने की बजाय ना $35 ही रख लिया करो। बात तो सेम ही है क्योंकि हमारा डॉलर बहुत मजबूत है, हमारे पास बहुत सोना है। जब तुमको चाहिए हम तुमको डॉलर लेके तुम्हारा सोना दे देंगे। मतलब अमेरिका का कहना था कि हमारे पास अनलिमिटेड सोना है और तुम लोग सोना नहीं रख सकते हो तो डॉलर ले लो मेरे से, कागज सोने के बदले में। और जब तुमको लगेगा कि अब कागज नहीं चाहिए तो एक काम करना, अपना सोना आके ले जाना और मेरा कागज का डॉलर मुझे दे जाना। ये अमेरिका ने डील किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये डील। यही था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। लोगों ने सोचा कि भाई अमेरिका के पास इतना सोना है, हम सोना नहीं रख के अमेरिका का डॉलर ही रख लेते हैं। जब मर्जी करेगा तब अमेरिका से हम जा करके अपना डॉलर लौटा के सोना वापस ले लेंगे। इसके बाद 10-20 साल फास्ट फॉरवर्ड कीजिए इस पूरी चीज़ों को। 1971 में जब निक्सन बनता है राष्ट्रपति, निक्सन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा पैट्रियट था और बाकी पूरी दुनिया के लिए निक्सन एक नीच इंसान था। मतलब अगर आप भारत के एंगल से देखोगे, अगर आप
रसिया के एंगल से देखोगे, चाइना के एंगल से देखोगे, ब्राजील के एंगल से देखोगे, साउथ अफ्रीका के एंगल से देखोगे, तो निक्सन से घटिया इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप अमेरिका के एंगल से देखोगे तो निक्सन ने अमेरिका को बचा लिया। अमेरिका के लिए निक्सन गॉड की तरह था। कैसे, आइए जानते हैं। 1971 में जब निक्सन राष्ट्रपति था तो निक्सन को बताता है लोग कि हमने तो अय्याशी कर करके इतने डॉलर उड़ाए हैं। अमेरिका के लोग उनको बता रहा है, जो उसके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बताया कि अमेरिका जो खाऊ पाऊ इकोनॉमी है, कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड इकोनॉमी है, वॉर इकोनॉमी पे बेस्ड है, मतलब अमेरिका पैसा उड़ाने में बिलीव करता है। उन्होंने बताया कि हमने खूब डॉलर उड़ाए हैं और सारे देशों को हमने डॉलर बांटे हैं खर्चा कर करके, और इस तरह से दुनिया ने हमसे डॉलर लिया हुआ है। अगर वो डॉलर हमें लौटा देता है और बदले में अपना सोना ले लेता है तो हमारी औकात नहीं है उनको सोना देने की। मतलब अमेरिका के पास उतना सोना नहीं था जितना अमेरिका ने डॉलर बांट दिया था पूरी दुनिया को। बांट नहीं दिया था, मतलब डॉलर उड़ाया था। अमेरिका डॉलर उड़ा के खूब अय्याशी किया, इतनी अय्याशी कर लिया कि जो डॉलर बाकी कंट्रीज ने अमेरिका से लिए, अगर वो डॉलर अमेरिका को लौटा के वो वापस से सोना ले लेते, जैसा कि डील हुआ था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में 1944 में, तो अमेरिका के पास एक कनवा भी सोना नहीं बचता, 1 ग्राम सोना नहीं बचता। उल्टा अमेरिका को बेचना पड़ जाता, पूरे अमेरिका को, वो लोन चुकाने के लिए जो डॉलर अमेरिका ने उड़ाए थे दूसरे कंट्रीज में। इस पे निक्सन, जो बहुत ही सातिर था दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए देशभक्त था, निक्सन ने एक दिमाग ये लगाया कि ऐसा करते हैं ना कि डॉलर को सोने से पेगिंग हटा देते हैं। मतलब उसने बोला कि दुनिया को बोल देंगे कि भाई आज के बाद से तुम मुझे डॉलर वापस करोगे तो मैं तुम्हें सोना नहीं देने वाला हूं। सोचिए, पहले ये झूठ बोल करके अमेरिका ने पूरी दुनिया को डॉलर दिया कि जब मन करे आप वापस आके सोना ले जाना, और जब इसको पता चला कि अमेरिकन ने तो डॉलर खूब उड़ा दिए, इतना सोना तो इनके पास है भी नहीं, तो इन्होंने रूल ही चेंज कर दिया। अमेरिका से बड़ा मक्कार, अमेरिका से बड़ा दगाबाज कंट्री रोमन से लेकर के महाभारत टाइम से लेकर के कभी भी आप ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। अमेरिका सबसे बड़ा दगाबाज कंट्री है। यहाँ पे अपने लोगों के साथ पहले धोखा किया, उसका वीडियो मेरे पास है, मैं लिंक दे दूंगा, आप समझेंगे कि कैसे अमेरिका ने अपने लोगों का सोना चुरा करके रख लिया और फिर सोने की वैल्यू बढ़ा दी। कैसे लोगों के पास सोना रखना इलीगल बना दिया था अमेरिका ने अपनी ही कंट्री में। दूसरा अमेरिका ने झटका दिया पूरी दुनिया को 1971 में आकर के, जिसको निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। शॉक दिया था एक दुनिया में, झटका दिया था बहुत बड़ा। आधी से ज्यादा दुनिया बर्बाद हो गई थी उस दिन, और वही शुरू हुआ था जिसमें शेयर मार्केट सबसे ज्यादा गिरा था इतिहास में, क्योंकि अमेरिका ने ये बोल दिया कि हमने जो डॉलर उड़ाए हैं पूरी दुनिया में, वो डॉलर जब तुम मुझे वापस करने आओगे तो मैं तुझे सोना नहीं दूंगा। जो डील हुआ था 1944 में कि सोना दूंगा, अमेरिका ने उस डील को कैंसिल कर दिया। इस तरह करके अमेरिका, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लोन में था, उसने अपनी इज्जत बचाई। मतलब अमेरिका कोई सुपर पावर कभी नहीं रहा है। अमेरिका एक धोखेबाज कंट्री है थ्रू आउट, जो धोखा दे दे करके दुनिया को सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। और पहली बार इस मामले में अमेरिका का पाला पड़ा है किसी ढंग के कंट्री से, जिसमें कि इंडिया और चाइना आते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका फड़फड़ा रहा है आज के टाइम में। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार वो कैसे बचेगा। अगला ड्रामा अमेरिका ने किया पेट्रो डॉलर को लेकर के, जो आप लोगों ने सुन रखा होगा। इस पे भी वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस पे डिटेल वीडियो है वो। पेट्रो डॉलर क्या है कि जब अरेबियन कंट्रीज में तेल मिले तो अरेबियन कंट्रीज को अचानक से रियलाइज हुआ 10-20 साल के बाद कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ओलिगोपोली बना लेते हैं। जो इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, ओलिगोपोली मतलब होता है कि चंद लोग मिलके पूरे मार्केट पे कंट्रोल करते हैं और वो डिसाइड करेंगे प्राइस कितना होगा। तो ये जो 4-5 मुस्लिम कंट्रीज थे, अरेबियन कंट्रीज, इन्होंने मिलकर एक ओलिगोपोली बनाया। उसमें ये लोग मिल करके अब डिसाइड करते हैं कि तेल का दाम कितना होगा, और ये लोग तेल का दाम बढ़ाने लगे, पेट्रोल का दाम। ऐसे में अमेरिका जो इनको कंट्रोल कर रहा था, अरेबियन कंट्रीज को, अमेरिका चाहता तो इनको धमका सकता था कि ऐसा नहीं करो, हम तुम्हें सैन्य मदद नहीं करेंगे। अमेरिका इनकी सैन्य मदद करता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। उल्टा अमेरिका इनके साथ कैहूट्स में आ गया, मतलब इनके साथ कोलैबोरेट कर लिया। और कैसे कोलैबोरेट किया? अमेरिका बोलता है अरेबियन कंट्रीज को, स्पेशली सऊदी अरेबिया को, कि आप पेट्रोल का दाम जितना मर्जी उतना बढ़ाइए दुनिया में, बस आप हम पे एक एहसान कीजिए। अमेरिका बोल रहा है कि आप हम पे एक एहसान कीजिए कि आप सारा तेल जो बेच रहे हैं, जिस मर्जी है उस मर्जी पे बेचिए, जिस रेट पे, लेकिन डॉलर में बेचिए। देखिए कितना बड़ा चालाकी किया अमेरिका यहाँ पे। मतलब 73-74 में ओपेक कंट्रीज जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें अरेबियन कंट्रीज है 5-7, ये लोग मिलके एक
सिस्टम बनाते हैं कि ये लोग डिसाइड करेंगे पेट्रोल का प्राइस कितना होगा, ताकि ये लोग बढ़ा करके दामों पे पेट्रोल को बेच सके। और अमेरिका उस ग्रुप में घुस जाता है ये बोल करके कि तुम लोग जो मर्जी हो करो, पूरी दुनिया में कचरा फैलाओ, लेकिन तुम लोग डॉलर में फैलाओ, मतलब तेल सिर्फ डॉलर में बिकना चाहिए। इस तरह से पेट्रोल और डॉलर का कॉम्बिनेशन बनता है जो आने वाले 50 साल तक पूरी दुनिया को टॉर्चर करके मार देता है। मैक्सिमम कंट्रीज लोन में चले जाते हैं पेट्रो डॉलर के इस इलीगल कोलैबोरेशन की वजह से। यही पेट्रो डॉलर वो डील था जिसकी वजह से कोई भी अच्छा फ्यूल आने नहीं दिया अमेरिका और अरेबिया ने मिलकर। जब भी कोई बंदा, मेयर टाइप का बंदा, जब कोई हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार लेके आता है तो उसको अमेरिका और सऊदी अरेबिया मिल करके उसको मरवा देता था। जो हम लोग इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है हाइड्रोजन फ्यूल के नाम से, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कैसे अमेरिका ने किसी भी इंडिपेंडेंट फ्यूल बनाने वाली पर्सन या कंपनी को कैसे बर्बाद करा दिया। कैसे अमेरिका का डीप स्टेट होमी जहांगीर भाभा को प्लेन क्रैश में मरवा देता है ताकि भारत जैसा कंट्री कभी भी अपने लिए एनर्जी, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी ना बना पाए। ये होता है 73-74 में इनका कैहूट्स होता है अरेबियन कंट्रीज का, इनका कोलैबोरेशन होता है। और तुरंत ही 1975 में अमेरिका इनके साथ पेट्रो डॉलर वाला डील कर लेता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को टॉर्चर झेलना पड़ता है आने वाले 50 साल तक। मैं इस डील को एक एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपको तेल खरीदना है सऊदी अरेबिया से, तो आप तेल खरीदने जाएंगे, आप भारत से हैं तो आप तो रुपया देंगे, सऊदी अरेबिया रुपया नहीं लेगा। आप सोना देंगे, सऊदी अरेबिया सोना नहीं लेगा। सऊदी अरेबिया ने डील कर लिया अमेरिका से कि कोई भी तेल खरीदेगा तो डॉलर में, मतलब आप पहले अमेरिका जाइए, वहां से डॉलर खरीद के लाइए जो कि अमेरिका मनमाने रेट पे आपको बेचेगा, फिर उस डॉलर को सऊदी अरेबिया को दीजिए, तब सऊदी अरेबिया आपको तेल देगा। आप सऊदी अरेबिया का रियाल देंगे तब भी सऊदी अरेबिया आपको तेल नहीं देगा। आप भारत का रुपया देंगे तो भी सऊदी अरेबिया आपको तेल नहीं देगा। मतलब तेल सऊदी अरेबिया से भारत खरीद रहा है और उसके लिए भारत को पहले अमेरिका का डॉलर लाना पड़ेगा जाकर के। इसी को बोला गया है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब डील किसी के बीच में हो रही है और उछल कोई और रहा है और डॉलर किसी और का आपको खरीदना पड़ रहा है। ऐसे फंसाया था अमेरिका ने दुनिया के सारे कंट्रीज को। अमेरिका की इन्हीं सब हरकतों की वजह से अमेरिका बार बार डिप्रेशन में जाता रहता है और फिर अमेरिका ने जम के पैसे उड़ाए। जो 2008 का डिप्रेशन आया था, जो हाउसिंग लोन की वजह से हुआ था, जिसमें अमेरिका ने जम करके लोन दे दिए थे, सभी को लोन दे दिया। अमेरिका में सभी लोग 2-2, 4-4 घर खरीद लिए थे लोन ले लेकर के। चुकाने की औकात नहीं और घर 4-4 है। अचानक से ऐसा होने से घर का दाम घट गया, अब कोई खरीदने वाला नहीं बचा। लास्ट में क्या हुआ कि सारी कंपनीज डूबी तो अमेरिकन सरकार उनको 100 50 बिलियन डॉलर दे के बेल आउट पैकेज दे करके उनको बचाई थी। मतलब इस तरह करके अमेरिका घपलेबाजी करते रहा है, सिस्टम के साथ चीटिंग करते रहा है थ्रू आउट। और अमेरिका का जो ये रवैया था अभी 2008 वाले क्राइसिस में कि सबको लोन देते जाओ, भले उनके पास पैसे नहीं है, भले उनके पास चुकाने को पैसे नहीं है। यहाँ से मुझे वो वाली लाइन याद आ जाती है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट बात समझने लायक है वो ये है कि अमेरिका कैसे कंट्रोल करता है पूरी दुनिया को। एक तो पेट्रो डॉलर हो गया, दूसरा देखिए अमेरिका सिर्फ पेट्रो डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहा। अमेरिका बेहद शातिर कंट्री है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। अमेरिका ने बैंकिंग सिस्टम बनाए, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, तो उसमें से 3 इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं, जिनको यूज करके अमेरिका किसी को भी बर्बाद कर सकता है, किसी भी कंट्री को। मैं कार्ड वगैरह पे नहीं जाऊंगा जो उसने वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड वगैरह बना रखा है, उस पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं। वो सब तो उसका तरीका है ही कंट्रोल करने का। मैं सिर्फ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे बात करूंगा जिससे पूरी दुनिया 200 के करीब कंट्रीज को अमेरिका कंट्रोल किए हुए है। मतलब जब चाहे तब उनमें से किसी भी कंट्री को अमेरिका बर्बाद कर सकता है। और इसको आप समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से तरीके हैं। तो अमेरिका क्या करता है, जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री में ट्रेड करता है, उनको पैसे देता है, डॉलर देता है, तो उसके लिए अमेरिका से पहले परमिशन लेना पड़ता है। डॉलर दीजिए, कोई भी करेंसी दीजिए, स्पेशली डॉलर के लिए बनाया था बट बाकी करेंसीज में भी वैलिड है। अमेरिका से परमिशन लेना पड़ता है। मतलब अमेरिका ने एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, उसका नाम रखा है स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। मतलब ये मैसेज भेजने का सिस्टम है कि जैसे कि इंडिया ने मान लो कि सऊदी अरेबिया को पैसे दिए, डॉलर दिए, कुछ भी दिए, तो पहले वो स्विफ्ट को मैसेज भेजेगा और स्विफ्ट वहां से अप्रूव करेगा, तब जाकर के वो पैसा डिलीवर होगा। मतलब अगर आपको स्विफ्ट से अमेरिका निकाल देता है इंडिया को, तो इंडिया डील ही नहीं कर पाएगा सऊदी अरेबिया या किसी भी दूसरे कंट्री के साथ। सोचिए अमेरिका किस तरह से पावर लेकर के बैठा हुआ है। और कहने को तो स्विफ्ट का ऑफिस बेल्जियम में है, लेकिन आप अच्छे तरह से जान लीजिए ये 100% अमेरिका के कब्जे में है।
और जैसे अमेरिका चाहता है वैसे डील करता है। जैसा आपने देखा होगा कभी अमेरिका ने ये सब को यूज करके रसिया को टॉर्चर किया था जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। तो सोचिए स्विफ्ट को यूज करके अमेरिका कैसे किसी कंट्री को रातों रात तबाह कर सकता है, रातों रात बर्बाद कर सकता है। ये सब बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट अमेरिका ने बना रखा है। इसी तरह का जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट अमेरिका ने बनाया उसका नाम है चिप्स, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये भी उसी तरह का है, मतलब ये डॉलर को एक बैंक के खाते से दूसरे खाते में भेजने का तरीका है, और ये सिर्फ डॉलर के लिए काम करता है। स्विफ्ट जो है सभी करेंसी के लिए काम करता है, ये सिर्फ डॉलर के लिए काम करता है। और ये मतलब ओपनली सिर्फ अमेरिका के नियमों से चलता है। चलता तो स्विफ्ट भी अमेरिका के नियमों से है, लेकिन कहने को बेल्जियम में है। चिप्स वाला जो है 100% अमेरिकन है, अमेरिका का कहना है। और चिप्स अकेला 2023 में $600 बिलियन का रोजाना लेन देन किया है। अब सोचिए कितना पावरफुल बना रखा है अमेरिका इन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। मतलब अमेरिका अगर किसी देश को चिप्स से बाहर निकाल देता है तो वो देश डॉलर में व्यापार ही नहीं कर सकता, मतलब वो देश रातों रात पंगु हो जाएगा। तीसरा जो अमेरिका ने बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट बना रखा है उसका नाम है फेडवायर। ये अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक की है, जो एक प्राइवेट बैंक है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक सरकारी बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक है। वो रॉथस्चाइल्ड, वो रॉकफेलर और वो जेपी मॉर्गन जैसे रिच लोगों का पर्सनल बैंक है। तो फेडवायर जो है ये उस फेडरल बैंक का सिस्टम है। ये बैंकों के बीच में पैसे भेजती है। मान लो कि एसबीआई को भेजना है एमिराट्स बैंक में, बैंक ऑफ यूएई में, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इन तीनों सिस्टम को यूज करके स्विफ्ट, चिप्स और फेडवायर अमेरिका पूरी दुनिया पे 100% कंट्रोल बनाए हुए फाइनेंशियली। ये अमेरिका का फाइनेंशियल हथियार है, ये अमेरिका के फाइनेंशियल वेपन्स हैं, जिनको जैसे ही अमेरिका चलाता है ये ब्रह्मास्त्र की तरह वार करता है, और इससे बचना नामुमकिन है किसी भी कंट्री के लिए दुनिया में। अब मैं उन मेन 4 समस्याओं की तरफ ध्यान, तो अब सवाल उठता है कि इतना सारा डॉलर का ड्रामा करने से दुनिया में क्या समस्याएं हो रही है। तो अब सवाल उठता है कि डॉलर के इस ड्रामे से दुनिया को क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है। तो आप एक बात नोट कर लीजिए, अनगिनत समस्याएं पैदा किया है डॉलर ने पूरी दुनिया में। अब मैं सारा तो डिस्कस कर नहीं सकता एक वीडियो में, तो मैं यहाँ पे 2-4 समस्याएं गिनाना चाहूँगा। सबसे पहली समस्या, अमेरिका को चूंकि किसी को जवाब नहीं देना है, चूंकि अमेरिका को कोई गोल्ड स्टैंडर्ड वगैरह नहीं फॉलो करना है, तो अमेरिका अनलिमिटेड डॉलर छाप सकता है। अमेरिका को एक $100 का नोट छापने में सिर्फ $0.17 का खर्चा आता है। मतलब अमेरिका $1 के 6ठे भाग के बराबर खर्चा करके $100 का नोट छाप सकता है, और पूरी दुनिया को वो $100 का नोट $100 में बेच सकता है। सोचिए कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है अमेरिका के लिए। और चूंकि अमेरिका अनलिमिटेड अमाउंट में छाप सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका दिन रात छापता रहता है। बाकी कंट्रीज के ऊपर कंडीशन है, अगर भारत अनलिमिटेड रुपया छापती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, भारत के नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अमेरिका ने अपने आप को सिस्टम से ऊपर बना रखा है। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो सारे पशु पक्षी इंसान भीग जाते हैं, लेकिन चील नहीं भीगता है। चील जो है वो बादलों से ऊपर उड़ता है बारिश में और मजे करता है। अमेरिका उस चील की तरह है। जब कोई दूसरा कंट्री औकात से ज्यादा नोट छाप देगा तो उस कंट्री में महंगाई बढ़ जाएगी और उसकी नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, कम हो जाती है। लेकिन अमेरिका कितना भी नोट छाप ले, डॉलर छाप ले, अमेरिका में महंगाई नहीं बढ़ेगी, अमेरिका में नहीं बढ़ेगी। और अमेरिका का नोट का वैल्यू कम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को किसी को जवाब नहीं देना है, अमेरिका को उतना सोना नहीं दिखाना है, क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को चील की तरह सिस्टम से ऊपर रखा हुआ है, सिस्टम से बाहर रखा हुआ है। बट यही पहली समस्या है। पहली समस्या ये है कि जब अमेरिका ज्यादा नोट छापता है तो दूसरे सारे कंट्रीज में महंगाई बढ़ने लग जाती है। मतलब नोट छापता है अमेरिका ज्यादा, मजे करता है अमेरिका और अमेरिकन्स, और चुकाना पड़ता है पूरी दुनिया को। ये पहली सबसे बड़ी समस्या है जो डॉलर के इस ड्रामे की वजह से क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो अमेरिका प्रतिबंधों का दुरुपयोग करता है। मतलब अमेरिका अपना डॉलर जानबूझ के और अपने बॉन्ड्स वगैरह जानबूझ के पूरी दुनिया में बेचता रहता है, सरकारी बॉन्ड्स, और उसको जम के मिसयूज करता है। जैसे अभी रसिया के केस में किया, ईरान के केस में किया। रसिया ने अमेरिका के लगभग $300 बिलियन डॉलर इकट्ठा कर रखे थे, उसको ब्लैकलिस्ट करवा दिया अमेरिका ने, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर के। मतलब वो $300 बिलियन पूरा किसी काम के नहीं रहे। ये अलग बात है कि पुतिन ने इनको पूरी तरह से धमका दिया है कि हमारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और पुतिन जो बोलता है वही करता है। पुतिन वो बंदा है जो एक बार कमिटमेंट कर देता है तो खुद का भी नहीं सुनता है।
तो पुतिन तो इनको पेलेगा वो अलग कहानी है, लेकिन पुतिन के डॉलर को इन्होंने कैसे कब्जा लिया, अमेरिकन डॉलर को जो पुतिन ने इकट्ठा कर रखा था 300 बिलियन डॉलर के करीब, वो आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हो। वैसे इन्होंने ईरान के साथ किया। तो अमेरिका प्रतिबंधों को यूज करता है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है। स्विफ्ट से रसिया को निकाल देगा, स्विफ्ट से ईरान को निकाल देगा। कल को भारत ड्रामा करेगा या अमेरिका का बात नहीं मानेगा तो भारत को स्विफ्ट से निकाल देगा, फेडवायर से निकाल देगा, भारत को चिप्स जैसे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से निकाल देगा, जिसकी वजह से भारत किसी से डील नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, आपने देखा होगा इसी वजह से मोदी जी बार बार आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, रुपी को बढ़ावा देने पे फोकस करते आ रहे हैं। दूसरे देशों से रुपी में ट्रेड डील करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं पिछले 11 सालों से। एनीवे टॉपिक से भटकना नहीं है, वापस आते हैं। तो ये दूसरी समस्या है जो अमेरिका ने क्रिएट किया, डॉलर ने क्रिएट किया है, आर्थिक प्रतिबंधों वाला, आर्थिक प्रतिबंध लगा के उन देशों को बर्बाद करने वाला जो देश इनकी बात नहीं मानते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है जो वो है इनइक्वालिटी और अमेरिका के लोन का जो जाल है, जो वेब बुना है अमेरिका ने। चूंकि अमेरिका कितना भी नोट छाप सकता है, तो अमेरिका ने उल्टा सीधा मतलब अनलिमिटेड अमाउंट में नोट छाप छाप के दुनिया के बहुत सारे गरीब देशों को अपने जाल में फंसा रखा है। छोटे छोटे कंट्रीज को डॉलर दे देता है थोड़े बहुत, और उन कंट्रीज पे 10, 20, 50 साल के लिए डील कर लेता है उनके रिसोर्सेज को दूहते रहने का, चूसते रहने का। ये अमेरिका का जनरल टेंडेंसी है। अमेरिका की फिल्मों में जो बनती है, हॉलीवुड की फिल्मों, उसमें बोला जाता है कि अमेरिका द ग्रेटेस्ट गॉड डैम कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज द बिगेस्ट गॉड डैम विलेन इन द वर्ल्ड, अगर आज के टाइम में देखा जाएगा तो ये इस तरह से अमेरिका सभी को फंसा रखा है। तभी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कंट्रीज अमेरिका के इस लोन जाल की वजह से अमेरिका के साथ डील करना पसंद नहीं करते। वो कंट्रीज भारत को प्रीफर कर रहे हैं, वो कंट्रीज चाइना को भी प्रीफर कर रहे हैं। हालांकि चाइना भी ऐसी फंसाता है, लेकिन इतना बुरी तरह चाइना नहीं फंसाता। वो कंट्रीज चाइना से डील करना पसंद करते हैं, भारत तो बिल्कुल भी नहीं फंसाता है। सारे छोटे छोटे कंट्रीज अब भारत के खेमे में आना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है भारत हमारे साथ ड्रामे नहीं करता। तो ये तीसरा तरीका है जिससे अमेरिका हर छोटे छोटे कंट्री को और बड़े कंट्री को भी अपने लोन के जाल में फंसा रखा है, क्योंकि अमेरिका डॉलर में लोन देता है और डॉलर छापने का कोई लिमिट है नहीं। अमेरिका को जितनी मर्जी उतना डॉलर छाप देता है और लोन दे दे करके कंट्रीज के रिसोर्सेज को दूहता रहता है हमेशा आजीवन। अब मैं एक लास्ट समस्या डिस्कस करके इसको क्लोज करना चाहूंगा, और वो है कंट्रीज का जो फ्रीडम है वो यहाँ पे चला जा रहा है अमेरिका के ऐसा करने से। मतलब जो आर्थिक फ्रीडम है वो खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हर चीज करने के लिए किसी भी कंट्री को बार बार डॉलर खरीदना पड़ रहा है। अब मान लीजिए किसी दिन डॉलर नहीं बेच रहा है अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है, मान लीजिए अमेरिका में अभी रात चल रही है, तो उस कंट्री को वेट करना पड़ेगा कि अमेरिका का एक ब्यूरोक्रेट जो पता नहीं किस तरह का होगा, उसका मूड कैसा होगा, वो ऑफिस में आएगा तब जाकर के वो कंट्री डॉलर खरीद पाएगा। मतलब इस तरह का कंडीशन है बाकी सारे कंट्रीज पे। इसकी वजह से कंट्रीज को काफी नुकसान झेलना पड़ता है और काफी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। बाकी कंट्रीज ओपनली ट्रेड नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, बाकी कंट्रीज अपने ट्रेड को बढ़ा नहीं सकते अनलिमिटेड वे में, क्योंकि हर चीज में उनको डॉलर का बत्ती बनाना पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हो कि डॉलर का जो असर है, डॉलर का जो सुप्रीमेसी है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्बैलेंस पैदा हो गया है पूरी दुनिया में। अमेरिका पूरी दुनिया में अपना ट्रेड बढ़ाता चला गया है, क्योंकि वो तो कागज का है, उसके लिए टुकड़ा है, वो जो मर्जी जितना मर्जी उतने टुकड़े छाप सकता है। तो अमेरिका तो बढ़ाता चला गया है, जबकि बाकी सारे देश ट्रेड में घाटा में चलते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो उनका डॉलर खरीदना होता है उस कागज के टुकड़ों को, और उसको सोने की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो दूसरे कंट्रीज के सारे रिसोर्सेज डॉलर खरीदने बेचने में चले जाते हैं। इसी तरह से बाकी कंट्रीज कर्जदार होते चले गए हैं, और अमेरिका दिन रात खाओ पाओ इकोनॉमी बन करके पैसे उड़ाता जा रहा है आज भी। मतलब जो अमेरिका लोन ले रहा है वो लोन भी उसको किसी को चुकाना नहीं है, क्योंकि वो उसके कागज के टुकड़े दे करके ही वो चुकता कर देगा। तो अमेरिका तो अय्याशी करता हुआ चला जा रहा है। इस डॉलर को सुप्रीमेसी देने से, डॉलर को टॉप पे पहुंचाने से अमेरिका को यही बेनिफिट हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि एक तरफ जहां अमेरिका अनलिमिटेड डॉलर छाप करके अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं चीन, भारत जैसे देश अपने निर्यात से डॉलर कमाते हैं और उसके बाद भी डॉलर के चंगुल में फंसे रहते हैं, और उनका अपना जो खुद का करेंसी है वो आगे कभी नहीं बढ़ पाता है। ये इम्बैलेंस तब तक चलता रहेगा जब तक कोई दूसरा इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में नहीं आ जाता है। आपको क्या लगता है, डॉलर का ये असंतुलित तरीका, ये सुप्रीमेसी कब तक चलने वाला है? क्या डॉलर के खात्मे का समय आ चुका है, या अभी और आने वाले 10, 20, 50 साल तक डॉलर इसी तरह से बाकी कंट्रीज को कर्जदार बनाता रहेगा, दूसरे कंट्रीज पे कंट्रोल बनाता रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए।